मैं कालचक्र बोल रहा हूं। आइए, मैं आज आपको स्वयं द्वारा देखा गया भारत का भूत और वर्तमान तथा ऋषियों द्वारा कहा गया भविष्य बताता हूं। भारत एक ऐसा देश जहां गरीबी और गरीबों के कभी दर्शन नहीं होते थे। विश्व भारत को स्वर्ण चिड़िया कहकर पुकारा करता था, जहां मानव तो क्या पशु पक्षी भी भूख से नहीं मरते थे। जहां चोरी करना अपराध नहीं महापाप समझा जाता था। जहां चरित्र सर्वोच्च ऊंचाई पर था। जहां की वैदिक शिक्षा पद्धति से राष्ट्र विश्व गुरु था। और जहां गोमाता को पशु नहीं, जीवन की धुरी के रूप में देखा जाता था। जहां के खेत विषैला अन्न नहीं, अमृत उगला करते थे। जहां जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते थे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वही भारत है जिसे देखने के बाद एक विदेशी शासक ने खुद स्वीकार किया कि जब तक इस देश की आत्मा को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक इस देश को गुलाम बनाना असंभव है। और उस आत्मा का नाम था भारत की गो आधारित संस्कृति, भारत की गो आधारित शिक्षा, भारत की गो आधारित कृषि और उसके साथ गौ आधारित भारतीय जीवन व्यवस्था। आज हम 21वीं सदी में खड़े होकर जब पीछे देखते हैं, तो सवाल उठता है, क्या सच में वही हुआ जिसकी साजिश 1835 में रची गई थी? क्या भारत की आत्मा का गला घोंट दिया गया? क्या भारत की रीढ़ तोड़ी गई? क्या हम धीरे धीरे अपनी ही जड़ों से काट दिए गए? 1857 की क्रांति से लेकर 1966 के गोलियों से छल्ली संतों तक, और आज सड़कों पर प्लास्टिक खाते करोड़ों गौवंश से लेकर कत्लखानों में कटते हजारों गौनंदी तक, ये केवल इतिहास नहीं है, ये एक अधूरी लड़ाई की कहानी है। ये कहानी है वादों की, वादा खिलाफी की, आस्था की, संघर्ष की, और अब आगे एक निर्णायक जन अभियान की। ये कोई भाषण नहीं, ये कोई आरोप पत्र नहीं, ये एक साक्ष्य है। जब जब भारत ने गौ को छोड़ा, जब जब भारतीयों ने गौ से नाता तोड़ा, जब जब भारत में गो अपराध बढ़ा, तब तब भारत ने खुद को अत्यंत कमजोर पाया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गौ माता के साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि अब हम क्या करें। समझना इतिहास से होगा। आइए हम आपको इतिहास में लिए चलते हैं। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की संसद में मैकाले की भारत के प्रति विचार और योजना। मैकाले के शब्दों में, मैं भारत में काफी घूमा, दाएं बाएं इधर उधर मैंने ये देश छान मारा, और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो, जो चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श और इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे जब तक हम इसकी रीढ़ की हड्डी, गो आधारित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नहीं तोड़ देते, जिसका मूल आधार है गो आधारित शिक्षा, गो आधारित कृषि और गो आधारित जीवन शैली। इसलिए मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि हम भारत की पुरातन शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति और गो आधारित जीवन शैली को बदल डालें। अगर भारतीय ये सोचने लग जाएं कि जो भी विदेशी और अंग्रेजी है वो अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर है, तो वे अपने आत्मगौरव, आत्मसम्मान और अपनी ही संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक पूर्ण रूप से गुलाम भारत। और वो इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। अंग्रेजों ने भारत में प्रशासन की शुरुआत 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए की, जिसमें उन्होंने राजनैतिक सत्ता हासिल की और भारत में गौ हत्या को खुला बढ़ावा दिया, और अगले 100 वर्षों तक गौ हत्या बढ़ती ही गई। 1857 में मंगल पांडे ने गौ हत्या के विरुद्ध ही बंदूक उठाई थी। मंगल पांडे, जो अंग्रेजों की फौज में एक सैनिक थे, एक दिन छुट्टियां बिताकर अपनी छावनी लौट रहे थे। मार्ग में उन्हें प्यास लगी। खूब चले, लेकिन कोई कुआं नहीं दिखा। अचानक एक बहन कुएं पर पानी भरती दिखी। उस बहन को मंगल पांडे ने बोला, बहन, प्यास लगी है, पानी पिला दे। उस बहन ने मंगल पांडे की ओर देखकर मुंह फेर लिया। तब मंगल पांडे ने पूछा, बहन, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, मुझे पानी पिला दो। उस बहन ने स्पष्ट मना किया कि हम आपको पानी नहीं पिला सकते। मंगल पांडे ने पूछा, आखिर क्यों? मैं उत्तम कुलोत्पन्न हूं, स्नान पूजा पाठ करके आया हूं, और आप हमें पानी पिलाने से क्यों मना कर रही हैं? आखिर कारण क्या है? तब उस बहन ने कहा कि आप जिन अंग्रेजों की फौज में कार्य करते हैं, वहां बंदूक के कारतूस का खोल बनाने के लिए गौ माता की चर्बी का प्रयोग होता है। आप मुंह से खोल तोड़कर कारतूस निकालते हैं, आपका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। इतना सुनते ही मंगल पांडे की प्यास बुझ गई। उसी समय मंगल पांडे आर्मी कैंप में गए और लेफ्टिनेंट बॉब एवं सार्जेंट मेजर ह्यूसन दोनों को गोली से छलनी कर दिया। उसी समय शुरू हो गया अंग्रेजों विरुद्ध 1857 की क्रांति का आंदोलन।
मंगल पांडे ने गौ की चर्बी लगे कारतूस के उपयोग यानी गो हत्या के खिलाफ विद्रोह किया। उनके इस कार्य ने मारो फिरंगी को नारे के साथ 1857 के विद्रोह की चिंगारी भड़का दी। 88 वर्षों तक बिखरा हुआ संघर्ष जारी रहा। 1945 में भारत की आज़ादी की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर थी। इस दौरान गांधी जी और पटेल दोनों ही ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए विभिन्न तरीकों से जन समर्थन जुटा रहे थे। 1945 में मोहनदास करमचंद गांधी आदि नेताओं ने विचार किया कि गाय सनातन भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। गौ को आधार बनाकर अधिकाधिक भारतीयों को गोरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित किया जा सकता है। गांधी ने गोरक्षा को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़कर जन भावनाओं को जगाया। उनका मुख्य जोर ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति पर था, परंतु गोरक्षा की बात जन समर्थन जुटाने में मदद करती थी। उन्होंने गोरक्षा के मुद्दे को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा, जिससे लोगों में एकता और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। गो हत्यारी ब्रिटिश हुकूमत के विरोध का भाव बढ़ा। गोरक्षा की भावना ने उस समय के राष्ट्रवादी आंदोलन को एक मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया, जिससे हिंदू जनता का जुड़ाव और गहरा होता गया और वे आज़ादी की लड़ाई में अधिक उत्साह से शामिल हुए। गोरक्षा और स्वराज के नाम पर एकजुट हुए भारतीय समाज के आगे ब्रिटिश हुकूमत ने घुटने टेक दिए। 1947 में देश आजाद हुआ। सभी भारतीयों के मन में भारतीय सनातन संस्कृति के उत्थान की प्रबल आस जगी कि अब निश्चित ही भारतीय संस्कृति के प्राण गौ माता की रक्षा का कानून बनेगा। ब्रिटिश भारत में गोवध की अनुज्ञा सहित अनुमति थी और स्वतंत्रता संग्राम में लगे गांधी जी और उनके सहयोगी नेता प्रकट में कहा करते थे कि गोरक्षा का विचार आजादी से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद इस विचार में बदलाव देखने को मिला। पूरे देश में गोहत्या बंदी नहीं हुई, पर कुछ राज्यों में गोहत्या पर आंशिक प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाकर सनातनियों को बहलाने का प्रयास किया गया। हालांकि महात्मा गांधी एक हिंदू के रूप में गायों की रक्षा करने की बात करते थे, लेकिन उनके विचार बड़े विचित्र थे। उनका मानना था कि मुसलमानों को स्वेच्छा से गोमांस छोड़ने के लिए राजी करना चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी भूल रही। एक सत्य यह भी है कि जुलाई 1947 में, यानी आजादी से एक महीने पहले ही, गांधी और अन्य नेताओं को लगने लगा कि अब आजादी मिलना तय है। उसी दौरान भारत में गोहत्या पर प्रतिबंध की वकालत करने वाले कई टेलीग्राम और पत्र उन्हें मिलने लगे। तब 19 जुलाई 1947 को महात्मा गांधी ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो नेहरू या पटेल को भारत में गोहत्या पर रोक लगाने वाला कानून बनाने के लिए नहीं मनाएंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने तो गौ रक्षा के बारे में कभी मन से सोचा ही नहीं। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने जिन्ना से वादा भी किया था कि उनकी सरकार गायों के वध पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी किताब इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के वॉल्यूम 3 के हवाले से नेहरू के एक पत्र का जिक्र किया है, जो उन्होंने 6 अप्रैल 1938 को मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा था। पत्र में नेहरू ने लिखा, जहां तक गोहत्या का सवाल है, कांग्रेस इस मामले में मुसलमानों के स्थापित अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए कोई विधायी कार्यवाही नहीं करना चाहती। हम कानूनन भारत में गोहत्या पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। अभिनव चंद्रचूड़ ने ही अपनी एक अन्य किताब रिपब्लिक ऑफ रिलीजन, द राइज एंड फॉल ऑफ कॉलोनियल सेकुलरिज्म इन इंडिया में नेहरू के एक पत्र का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने जिन्ना से गायों के वध पर प्रतिबंध न लगाने का वादा किया है। गांधी और नेहरू ने आजाद भारत में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाने का मुख्य कारण उनका मानना था कि इससे मुस्लिम और ईसाई वोट कम होंगे। उन्होंने कहना शुरू किया कि गोहत्या बंदी कानून से ज्यादा शिक्षा और धार्मिक सद्भाव महत्वपूर्ण है और किसी पर जबरदस्ती कानून थोपना गलत है, जो उनके द्वारा पूर्व में लिए गए संकल्प के विरुद्ध था। स्पष्ट कहें तो ये उनके द्वारा की गई वादा खिलाफी थी। हिंदू मन महसूस कर रह गए। हिंदुओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा था। भारतीयों के मन में दबी हुई गोरक्षा की भावना को 1966 में पुनः धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और अन्य कई साधु संतों ने पुनर्जीवित किया। संतों के सानिध्य में गोरक्षा का विशाल आंदोलन खड़ा हुआ, जिसमें हजारों साधु सन्यासियों और हिंदू संगठनों ने देश भर में संपूर्ण गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसके तहत 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई जगह हिंसक झड़पें भी हुईं। अगस्त 1966 में दिल्ली में गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा के घर के बाहर हुए धरने में 7 लाख से भी अधिक संत और गोभक्त इकट्ठा हुए। दिल्ली की माताओं ने सड़कों पर भट्टियां लगा दी। आंदोलनकारियों के लिए सब्जी, पूड़ी, अचार बड़ी मात्रा में भिजवाना शुरू किया। आंदोलन के विशाल स्वरूप को देखकर सरकार घबरा गई
और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंदोलन को कुचलने के लिए असंख्य संतों और गो सेवकों पर गोलियां चलवाईं। कई गो भक्तों और संतों के शव यमुना जी में बहाए गए, कई शव दिल्ली के विशाल नालियों और गटर में बहाए गए। सरकारी आंकड़ों में गो हत्या के विरुद्ध प्राण देने वाले संतों और गौ सेवकों की संख्या बहुत कम गिनाई गई। गो रक्षा के इस आंदोलन ने केंद्र सरकार पर दबाव डाला। अंततः इस आंदोलन को शांत करने के लिए राज्य सरकारों को अपने विवेक पर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई। लेकिन केंद्रीय कानून नहीं बनने से जिन राज्यों में कानून बना, वहां से तस्करी कर वध स्वीकार्य क्षेत्र में वध जारी रहा, जो आज तक बंद नहीं हुआ है। 1966 के पश्चात भारत में कई संगठनों और संतों द्वारा समय समय पर छोटे बड़े कई आंदोलन किए गए, जिसमें गो क्रांति मंच द्वारा 2016 में दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर लाखों लोगों के साथ किया गया आंदोलन प्रमुख है। 1966 में प्रारंभ हुआ आंदोलन का ये क्रम विभिन्न राज्यों और केंद्र में 2023 तक किसी न किसी रूप में जारी रहा। परिणाम स्वरूप हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, इन राज्यों में गाय, बछड़ा, बैल और सांड की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा और उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। असम, गोवा, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप, इन राज्यों में गायों, बैलों और बछड़े के वध या बिक्री पर सामान्य प्रतिबंध नहीं है। कहीं कहीं है तो भी बहुत कम प्रतिबंध है, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट के तहत अनुमति है। इनमें से कुछ राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन घर पर या निजी प्रतिष्ठानों में खपत की अनुमति है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, केरला, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गोवध की खुली छूट है। किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इन राज्यों में प्रतिदिन हजारों गौ माता, नंदी और बछड़े बछड़ी पैदल चलाकर और गाड़ियों में ठूस ठूस कर कत्ल खानों में ले जाया जाता है। यहां तक कि कहीं कहीं तो सड़क पर खुलेआम गौ माता, नंदी बाबा, बछड़े बछड़ी को काटकर मारकर खाने की छूट है। और देखा जाए तो आज देश में गौवंश की स्थिति अत्यंत दयनीय है। गौवंश चारण और स्वच्छंद विचरण हेतु आरक्षित वन भूमि, औरण भूमि, नदियों के तटबंध और गोचर भूमि पर दबंगों, किसानों अथवा सरकार के अवैध कब्जे होने और गलत शासकीय नीतियों के चलते और गौ माता के आश्रय स्थल नष्ट हो गए हैं। भारत का प्राण तत्व गौवंश आज खेतों में किसानों के लाठी डंडे और गाली खाती है। गौ माता नंदी बाबा फसल खा नहीं पाए, इस हेतु खेत की फेंसिंग पर करंट छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप जगह जगह सड़क पर भूख और प्यास से परेशान गौवंश विचरण करते दिखाई देते हैं। भारत में आज कोई चारा सुरक्षा नीति नहीं होने से लाखों टन चारा फैक्ट्रियों में और खेतों में जलाकर कागज और गत्ता फैक्ट्रियों में गलाकर नष्ट कर दिया जाता है। अनेकों गौवंश भूख के शिकार होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भूख के कारण असंख्य गौवंश सड़क किनारे और डंप यार्ड में पॉलीथीन खाते दिखाई देते हैं। हर साल लाखों गौमाता और नंदी बाबा पॉलीथीन खाने से प्राण त्याग देते हैं। 4 लेन, 6 लेन, 8 लाइन सड़कों पर तेज दौड़ते वाहनों की वजह से प्रतिदिन सड़क दुर्घटना से हजारों गौवंश काल कवलित हो जाता है। भारत में गौवंश हेतु कोई उचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने से लंपी जैसी घातक बीमारी से गौमाता व्यथित होकर संसार छोड़ देती हैं। पशु हाट और पशु मेलों में असंख्य गौनंदी की अवैध बिक्री के माध्यम से प्रतिदिन पैदल अथवा ट्रकों, कंटेनरों, यहां तक कि दूध, जल और फ्यूल के टैंकरों और लग्जरी गाड़ियों में भरकर हजारों गौवंश की तस्करी होती है। तस्करों द्वारा ले जाए गए हजारों गौवंश को वैध, अवैध, अलकबीर और देवनार जैसे कत्लखानों में निर्ममतापूर्वक तड़पा तड़पाकर काट दिया जाता है। भारतवर्ष में सतत गौवंश की हत्या बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप भारत में गौवंश घटता जा रहा है। फलस्वरूप गौ आधारित सनातन संस्कृति विनाश की ओर अग्रसर है। भाषा, भूषा और दैनिक व्यवहार से सनातन संस्कृति लोप होती जा रही है।
परिवार बिखर रहे हैं, आपसी प्रेम समाप्त प्राय दिखाई देता है, सात्विकता का लोप हो रहा है, मानसिक विकृतियां बढ़ती जा रही हैं, नित नवीन कोविड जैसी गंभीर बीमारियां सामने आ रही हैं। गौवंश के अभाव में धर्म, राष्ट्र और मानवता के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि खतरे में है। इन स्थितियों से चिंतित होकर भारत के संत महापुरुषों की वृंदावन में गौ प्रेमियों के साथ एक विशेष चिंतन बैठक हुई कि भारत का मूल आधार सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति का प्राण गौ है। गौ हत्या सनातन धर्म और भारत की हत्या है। देश और धर्म को बचाना है तो गौवंश की विधिपूर्वक सेवा, पूर्ण सुरक्षा और उचित सम्मान अति आवश्यक है। भारत में शीघ्र गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो 2036 तक गौवंश लुप्तप्राय हो जाएगा। परिणाम प्राकृतिक, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक विपदाओं से भारत त्रस्त हो जाएगा। वृंदावन की चिंतन बैठक में गौवंश की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। 3 उपाय निकलकर सामने आए। पहला, गौ सेवा हेतु चल रहे जनजागरण अभियान को गति प्रदान की जाए। दूसरा, भारत सरकार और राज्य सरकारों से शांतिपूर्ण तरीके से आग्रह कर कानून के रास्ते से संपूर्ण भारत में गौ हत्या प्रतिबंधित कर गौ माता को सम्मान सहित सेवा प्रदान की जाए। तीसरा, उग्र आंदोलन करके सरकार को गौ हत्या निषेध कानून बनाने हेतु मजबूर किया जाए। समय काल और विभिन्न परिस्थितियों और कारणों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष ये रहा कि देश की वर्तमान सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियां अभी गौ रक्षा हेतु उग्र आंदोलन की अनुमति नहीं देती हैं। अतः गौ महिमा का प्रचार प्रसार करते हुए सरकार से गौ रक्षा हेतु लोकतांत्रिक तरीके से तहसील, जिला, राज्य और केंद्र तक चरणबद्ध, लोकतांत्रिक और संसदीय तरीके से विनयपूर्वक प्रार्थना की जाए। सहज प्रार्थना स्वीकार नहीं होने पर 6 माह तक विशाल संकीर्तन, धरना और आगे कार्य सिद्धि नहीं होने पर सतत चलने वाला गंगाजल पान युक्त उपवास और कठोर अनशन किया जाए। अभियान के कुछ नियम तैयार हुए। 1. अभियान हेतु समाज से दान, चंदा नहीं मांगा जाए। 2. पूर्व संचालित अथवा नवगठित संस्था के बैनर तले कार्य करने की जगह ईश्वर निर्मित सनातन धर्म के सभी संत और भक्त मिलकर इस प्रार्थना अभियान में सेवा करें। 3. किसी भी मानव देहधारी को नेतृत्व नहीं दिया जाकर गोपुत्र नंदी को अध्यक्ष और स्वयं गो माता को प्रधान संरक्षक के पद पर विराजमान किया जाए। सर्वसम्मति से ये सब बातें स्वीकार्य हो गईं। 11 चरणों में कार्य करने का निर्णय लिया गया। 5 माह दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में गहन प्रचार प्रसार एवं जन संपर्क कर सकल सनातन भारतीय समाज को अभियान से जोड़ेंगे। पूर्ण तैयारी कर दिनांक 27 अप्रैल 2026 सोमवार को उस क्षेत्र के सभी गो भक्तों एवं संतों के साथ मिलकर तहसील, ब्लॉक मुख्यालय जाकर तहसीलदार, एसडीएम को माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री महोदय, राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के नाम गो सेवा, गो सुरक्षा और गो सम्मान के निमित्त प्रार्थना पत्र देंगे। इसके पश्चात 2.5 माह मई, जून, जुलाई में शासन से सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। दिनांक 10 जुलाई 2026 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आशा अनुकूल उत्तर और परिणाम प्राप्त हो जाता है तो दिनांक 27 जुलाई 2026 सोमवार को देश के प्रत्येक जिला केंद्रों पर जाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन और सरकार को धन्यवाद पत्र देंगे। किसी कारणवश तय तिथि तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो पुनः तैयारी कर दिनांक 27 जुलाई 2026 सोमवार को प्रत्येक जिला केंद्रों पर जाकर जिला कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री महोदय, राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के नाम पुनः गो सेवा, गो सुरक्षा और गो सम्मान के निमित्त प्रार्थना पत्र देंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2.5 माह तक शासन से सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। दिनांक 10 अक्टूबर 2026 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आशा अनुकूल उत्तर और परिणाम मिलता है तो 27 अक्टूबर 2026 मंगलवार को प्रत्येक राज्य की राजधानी जाकर राज्य सचिव के माध्यम से शासन और सरकार को धन्यवाद पत्र देंगे। किसी कारणवश तय तिथि तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो दिनांक 27 अक्टूबर 2026 मंगलवार में सभी जिला एवं तहसील के संत अपने अपने जिले के सभी गो भक्तों को लेकर अपने अपने प्रदेश की राजधानी में पहुंचकर माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, राज्य के मुख्यमंत्री जी एवं राज्यपाल महोदय के नाम राज्य शासन सचिव को प्रार्थना पत्र देंगे। पुनः 3 माह नवंबर, दिसंबर, जनवरी शासन से सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे।
3 माह प्रतीक्षा करने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से 26 जनवरी 2027 तक आशा अनुकूल उत्तर अथवा परिणाम मिल जाता है तो 27 फरवरी 2027 शनिवार को सभी राज्यों के 5000 तहसील और 780 जिलों के नियुक्त किए सभी गोसंत एवं गोभक्त 1 महीने तैयारी करके अनेकों अर्थात 1 करोड़ से अधिक गो प्रेमियों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार को धन्यवाद प्रदान करेंगे। अगर किसी भी कारण से गो सेवा, गो सुरक्षा और गो सम्मान हेतु 26 जनवरी 2027 तक भी सरकार की ओर से सकारात्मक गो कार्य नहीं होता है तो 36 प्रांतों के 780 जिलों, 5000 से अधिक तहसीलों के नियुक्त किए सभी गो संत एवं गोभक्त 1 माह में तैयारी करके अधिकाधिक गो प्रेमियों को लेकर दिनांक 27 फरवरी 2027 शनिवार को राष्ट्र की राजधानी दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से संकीर्तन करते हुए गो सेवा, गो सुरक्षा एवं गो सम्मान के लिए केंद्र सरकार से नियमित पत्र लेखन के माध्यम से आह्वान करेंगे। ये सभी गोभक्त 5.5 माह अर्थात 15 अगस्त 2027 तक दिल्ली में बैठकर सरकार से नियमित गो सेवार्थ, गो रक्षार्थ और गो सम्मानार्थ प्रार्थना जारी रखेंगे। देश के 30 जिलों से 1000 लोग 7 दिन के लिए दिल्ली आएंगे। इस प्रकार 30,000 लोग हो जाएंगे। उनके केवल 2 कार्य होंगे, गौ माता का संकीर्तन। पीएम को एक व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 10 पत्र लिखेगा। इस प्रकार से 3 लाख से अधिक पत्र प्रतिदिन लिखे जाएंगे। 5.5 माह में प्रधानमंत्री जी को सौंपे गए पत्रों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इस संकीर्तन सभा में देश के प्रत्येक जिले से 30-30 जिलों का समूह बनाकर 7-7 दिन का समय लेकर अलग अलग तिथियों पर अलग अलग जिलों के गो प्रेमी, गो संत तथा कार्यकर्ता शामिल होंगे। 5.5 माह कीर्तन सहित प्रार्थना और प्रतीक्षा करने पर 15 अगस्त 2027 को प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से गो सेवार्थ, गो रक्षार्थ और गो सम्मानार्थ उचित समाधान कर देते हैं तो सभी गो भक्त सरकार को हृदय से धन्यवाद और सभी संत हृदय से सतत शासन का आशीर्वाद देकर लौट जाएंगे। इन विभिन्न चरणों में तहसील, जिला, राज्य और केंद्र में 16 माह तक शांतिपूर्ण प्रार्थना करने पर भी सरकार की ओर से गो सेवार्थ, गो रक्षार्थ और गो सम्मानार्थ उचित उत्तर और आशानुकूल परिणाम नहीं मिले तो 16 अगस्त 2027 सोमवार से अनेकों गो सेवक गंगा जल पर रहकर उपवास करते हुए कार्य सिद्धि की प्रतीक्षा करेंगे और आगे सकल संत और सनातन समाज के निर्णय अनुसार गो भक्त और संत कठोर आमरण अनशन पर बैठेंगे। अनशन में एक किसी गो सेवक के गोहित प्राण जाने पर उसकी जगह दूसरे गो प्रेमी संत भक्त आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक गो सेवा, गो सुरक्षा और गो सम्मान नहीं मिल जाता और सभी को पूर्ण विश्वास है कि ये गो कार्य जल्द ही सफल होगा। इस कार्य योजना को सफल बनाने के लिए देश भर के संतों ने संकल्प किया कि देश के कोने कोने में 5000 से अधिक तहसीलों तक हजारों निष्काम कर्मयोगी कार्यकर्ता खड़े कर कार्य योजना का विस्तार करेंगे। योजना बनते ही संकल्प के साथ बिना विलंब कार्य प्रारंभ हो गया। अनेकों संत महापुरुष और गो सेवक देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर संपूर्ण कार्य योजना रख रही हैं। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक के 36 प्रांतों में शीघ्र ही दैवीय कृपा से कार्य प्रारंभ हो गया है। सोशल मीडिया, पोस्टर, स्टिकर, बैनर, होर्डिंग, दीवार लेखन, सभा, संगोष्ठी और प्रवचन के साथ साथ गांव-गांव, गली-गली जाकर व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। इस प्रकार 11 चरणों की पूरी कार्य योजना एक भारतीय तक पहुंचाई जा रही है और प्रत्येक सनातनी द्वारा क्रमशः प्रत्येक चरण की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। हर जुबान पर एक ही आवाज है, गो सम्मान दिवस मनाएंगे, गो सम्मान आह्वान अभियान को आगे बढ़ाएंगे, गो हत्या समाप्त कर गो माता को सेवा सहित सम्मान दिलाएंगे। ये अभियान किसी एक संत का नहीं है, ये अभियान किसी एक संगठन का नहीं है, ये अभियान किसी धर्म का नहीं है, ये अभियान भारत की आत्मा का है। आज गौ माता सड़क पर है, कल शायद हमारी पहचान सड़क पर होगी। आज वो प्लास्टिक खाकर मर रही है, कल हमारी पीढ़ियां जहर खाकर जिएंगी। आज उसके जंगल छीने गए हैं, कल हमारी धरती छीनी जाएगी। इतिहास गवाह है, 1857 में जब गौ की अस्मिता को चोट लगी तो एक सैनिक ने विद्रोह कर दिया। 1966 में जब संतों ने आवाज उठाई तो गोलियां चलीं। आज फैसला हमें करना है, क्या हम ही इतिहास का एक मूक पन्ना बनेंगे या वो पीढ़ी बनेंगे जिसने कहा
अब और चुप्पी नहीं, गौ मां के सम्मान के लिए अब पूर्ण निष्काम अभियान चलेगा। ये अभियान ना याचना है, ना ही टकराव है। ये शांत, संगठित, संवैधानिक और निर्णायक संकल्प है। तहसील से लेकर दिल्ली तक, पत्र से लेकर संकीर्तन तक, प्रार्थना से लेकर आमरण अनशन तक, हर चरण ये कह रहा है, हम थकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, और हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक गो सेवा, गो सुरक्षा और गो सम्मान राष्ट्र की नीति नहीं बन जाती। 15 अगस्त 2027 ये केवल एक तारीख नहीं है, ये एक परीक्षा की शुरुआत है, सरकार की भी और समाज की भी। क्योंकि जो राष्ट्र अपनी माता की रक्षा नहीं करता, वो राष्ट्र धरातल पर नहीं, केवल इतिहास की किताबों में बचता है। अब निर्णय आपके हाथ में है, या तो केवल देखेंगे या कुछ करके दिखाएंगे। गो सम्मान आह्वान अभियान, एक निष्काम शुरुआत और एक सफल परिणाम। आओ हम सब इसका हिस्सा बने।